हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है मल्टीपल माइलोमा। ये डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर का टॉपिक है और ये हेमेटोपैथोलॉजी में ही आता है। और हेमेटोपैथोलॉजी के तो हम अनीमिया वगैरह कवर कर ही चुके हैं, मतलब आरबीसी डिसऑर्डर हम कवर कर चुके हैं। चैनल पे सारे टॉपिक आपको आरबीसी डिसऑर्डर के मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे अब डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर का फर्स्ट टॉपिक है मल्टीपल माइलोमा। तो शुरू करते हैं। और बाकी वीडियो शुरू करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा सबसे पहले हम वर्ड्स ही देखेंगे। देखिए, डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर्स जो हैं ये ऐसे टॉपिक हैं, जब तक हम बिल्कुल बेसिक में नहीं घुसेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो वर्ड से शुरू करते हैं। देखिए, माइलोमा माइलोमा का मतलब होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, म्यूलोज और ओमा। तो म्यूलोज का मतलब होता है मैरो और ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। तो मैरो का मैरो मतलब बोन मैरो और ट्यूमर मतलब वही प्रोलिफरेशन हो जाना। ठीक है, तो बोन मैरो का यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, ट्यूमर होने की वजह से जो वहाँ पे ना मल्टीपल पैचेस बन जाते हैं, या फिर बोन बोन के कई सारे एरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको बोलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जगह को हम मल्टीपल बोलते हैं, एक से ज़्यादा वाली चीज़ों को। तो वही है, बोन मैरो में ट्यूमर होने की वजह से बोन मतलब क्या-क्या चीज़ें मतलब बोन अफ़ेक्ट होगी और बोन के कई सारे एरिया अफ़ेक्ट होंगे, या फिर वहाँ पे मल्टीपल पैचेस बन जाएँगे। मतलब वो चीज़ एक जगह तक ही नहीं रेस्ट्रिक्ट रह रही, वो कई जगह तक जा रही है। ठीक है? तो इससे आप इतना समझ सकते हैं। अब क्या है, ये जो मल्टीपल माइलोमा है, तो ये डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर में भी ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है। प्लाज्मा सेल हमको पता है, ये एक सेल है जो कि बी सेल से डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, तो या तो प्लाज्मा सेल की से रिलेटेड कोई डिसीज़ हुई है या फिर डिफेक्ट हुआ है, तो ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है। दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय proliferation of immunoglobulin producing cell result in accumulation of monoclonal immunoglobulin in serum and urine। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे proliferation हो रहा है immunoglobulin producing सेल का। अब ये वाली कौन सी सेल होती हैं? ये प्लाज्मा सेल होती हैं। हम अभी पीछे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे आप पढ़ लो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है वो, जो कि हम उसे कैसे पहचानते हैं, जो कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्या है ना, जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है, जिसको हम प्लाज्मा सेल बोलेंगे, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो उनका ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब इंक्रीमेंट, वो मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं, प्रोलिफरेशन होने लग जाता है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम एंड यूरिन। मोनोक्लोनल का मतलब हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो इस ग्रुप को, मतलब इससे रिलेटेड देखिए क्या है कि, है ना, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इंक्रीज हो जाती हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो सेल बनाती हैं, जिसको हम प्लाज्मा सेल बोलेंगे, उसका ना अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होने लग जाती हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो मल्टीप्लाई कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो क्या है, जैसे हम आरबीसी में देखते थे, अब ज़्यादा अमाउंट में एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, तो कुछ आरबीसी मतलब इमैच्योर भी रह जा रही हैं, है ना? और बहुत जल्दी वो डाई भी कर जा रही हैं। तो इसकी वजह से मतलब वही चीज़ है, तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर वो जल्दी-जल्दी डिवाइड करने लग जाएँगे, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करने लग जाएँगे, तो वो मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएँगी। मोनोक्लोनल का मतलब होता है फ्री इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब वो अभी हम आगे डिटेल में बताएँगे वो होता क्या है। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि जब प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोलिफरेशन हो रहा है ना? तो उसका कहीं न कहीं फिर एक्यूमुलेशन भी होने लग जाएगा। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, कहाँ पे? सीरम में और यूरिन में। तो इस वाले डिसऑर्डर को, होल डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? मतलब ग्रुप ऑफ होल को हम क्या बोलेंगे? मतलब कई सारे नाम हैं, सेल डिस्क्रेसियस, ठीक है? पैराप्रोटीनीमिया, डिस्प्रोटीनीमिया, मोनोक्लोनल गैमोपैथी, मतलब हम ये सब बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये तो इंट्रोडक्शन है मल्टीपल माइलोमा भी, हम नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। तो इसमें ना प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर में ये डिसीज़ेज़ आती हैं, जो हम अभी मतलब मेन तो हम इसमें यही पढ़ेंगे। उसके आगे वो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, तो वो शायद हम ओरली बता देंगे। ठीक है? मल्टीपल माइलोमा, लोकलाइज़्ड प्लाज़्मा साइटोमा और
lymphoplazmacytic lymphoma, Waldenstrom macroglobulinemia, heavy chain disease, primary amyloidosis, monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS बोलते हैं। तो ये सारे प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर हैं और इसमें हम मल्टीपल माइलोमा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है जो कि प्लाज्मा सेल हैं, उसका अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब वो ट्यूमर बना रहा है, ठीक है। अब अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होगा जब कोई चीज़ ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगी तो उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा तो वो फिर कोई चीज़ डिसीज़ कॉज करेगी। तो वही होती है यहाँ पे अ, या तो हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं या फिर प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बोन मैरो होती है, बोन मैरो बनाती है बी सेल और टी सेल, ठीक है। बी सेल जो होती है, मतलब पहले टी सेल देख लें। टी सेल ना मैच्योर होने के लिए थाइमस में चली जाती है। अब बी सेल ना बोन मैरो में ही रहती है, वो डिफरेंशिएट करती है, मतलब वो बड़ी होती है प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन करती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, जो कि है ना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर अगर हमने पढ़ा हो तो उसमें हमने देखा है कि है ना 2 लाइट चेन होती हैं, ऐसे करके हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो अगर आपने उसे डिटेल में पढ़ा हो तो उसमें 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हेवी चेन होती हैं, ठीक है। तो जो हम 2 लाइट चेन में हमने 2 पढ़ी होंगी, कापा एंड लैम्डा, है ना। तो ये कापा एंड लैम्डा 2 लाइट चेन है, हमें इसमें यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। इससे आगे अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो हमें पता है कि है ना बोन मैरो 2 सेल बनाती है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, बी सेल और टी सेल। बी सेल डिफरेंशिएट होके प्लाज्मा सेल बनाती है ना। प्लाज्मा सेल किसका फॉर्मेशन करती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन का। और इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और ग्लोबुलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं, ठीक है। तो लाइट चेन में हम पढ़ते हैं कापा और लैम्डा। तो मल्टीपल माइलोमा में, अब हम यहाँ से मल्टीपल माइलोमा शुरू कर रहे हैं। तो लाइट चेन आर एक्सेसिव सीक्रेटेड ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी एंड डिफेक्टिव सीक्रेशन ऑफ लाइट चेन। तो क्या है कि जो लाइट चेन है वो एक्सेसिव सीक्रेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रही हैं, क्योंकि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है, ठीक है। और उसकी वजह से जो लाइट चेन है वो डिफेक्टिव सीक्रेट हो रही हैं, मतलब जो लाइट चेन बन रही हैं उनमें डिफेक्ट आ रहा है ना। अब हम बात करते हैं मोनोक्लोनल की। मोनोक्लोनल होता क्या है, देखिए हमने जो यहाँ पे लैम्डा और कापा पढ़ा, ठीक है, जो कि लाइट चेन होती है, वो ना सीक्रेट होती है बॉडी में। अगर अकेले सीक्रेट हो रही है, ठीक है, या तो लैम्डा या कापा सीक्रेट हो रही है बॉडी में, तो फिर क्या है, उसको हम बोलेंगे मोनोक्लोनल, ठीक है। कोई एक होती है तो उसको हम मतलब कोई एक लाइट चेन अगर ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्लोनल। एक ही, मोनो मतलब एक, और एक ही की कॉपी ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे एम प्रोटीन। एम प्रोटीन क्या होता है कि ये हमें पता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन, ये आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तो जो मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल हैं, मतलब जो प्लाज्मा सेल हैं जिनका अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो गया है ना, तो हम उनको मैलिग्नेंट बोलेंगे, ठीक है, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है। तो क्या है कि वो है ना सीक्रेट करती हैं मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन को। अब बहुत ज़्यादा बार उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो इतनी बार मल्टीप्लिकेशन हो गया कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें जो वो सीक्रेट कर रही थी, मतलब कापा और लैम्डा जो बना रहे थे, तो वो अब इतनी ज़्यादा अमाउंट में बनने लग गई हैं कि वो अब फ्री होने लग गई हैं, मतलब वो फ्री अमाउंट में। अब ये है कि ना वो किसी चीज़ से जाके अटैच भी होती हैं, जब एक नॉर्मल अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन बन रही हैं तो वो किसी चीज़ से अपना अटैच रहती हैं। अब ज़्यादा अमाउंट में बनेंगी तो अब जैसे हमारे पास ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब हमारे पास 2 इम्यूनोग्लोबुलिन हैं और 2 बाइंडिंग साइट हैं कोई भी, है ना? तो अब 2 की जगह 4 बन रही हैं, लेकिन बाइंडिंग साइट तो 2 ही रहेंगी, तो 2 तो जाके चली जाएँगी, लेकिन 2 फ्री रहेंगी, ठीक है? 2 फ्री रहेंगी, तो वही वो मतलब वो फ्री लाइट चेन हो जाती है, मतलब वो फ्री लाइट चेन होगी, जिसकी वजह से वो सीरम में भी एक्स्ट्रा अमाउंट में रहेगी और वो यूरिन में भी निकलेगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो एम प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रोटीन होती है ना? वो
प्रोटीन होती है, ठीक है? तो जो प्लाज़्मा सेल हैं, जो कि डिफेक्टेड या फिर हम मैलिग्नेंट प्लाज़्मा सेल बोलें, तो वो सीक्रेट करती हैं मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन। मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन आइडेंटिफाइड इन ब्लड, इसको हम बोलेंगे एम प्रोटीन, ठीक है? फीचर कॉमन टू ऑल प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होता है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होता चला जाता है सेल का। और कौन सी सेल? प्लाज्मा सेल, जो कि डिराइव्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट लीनिएज। तो मतलब क्या है, जो बी लिम्फोसाइट से बनती हैं, उन जो बी लिम्फोसाइट से सेल बनेंगी उनका न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, वो अनकंट्रोल डिवाइड करेंगी। दीज डिसऑर्डर कंस्टिट्यूट 16% ऑफ बी सेल मैलिग्नेंसी, मतलब जितनी भी बी सेल की मैलिग्नेंसी हो रही है, जितनी भी बी सेल की डिसीजेज हो रही हैं, ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर हैं वो कम से कम 16% होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, बी लिम्फोसाइट एफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल ऑफ बोथ एम और जी चैन, मतलब अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है कि एम और जी चैन होती है, एक मतलब नॉन पैथोलॉजी स्ट्रक्चर देखेंगे तो जिसमें कोई डिसीज़ वगैरह नहीं हुई है। तो बी लिम्फोसाइट में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं, एम और जी चैन होती है, ठीक है। फिर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, बी सेल स्टिमुलेटेड बाय एक्सपोजर टू सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, सरफेस टू इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक एंटीजन एंड मैच्योर टू फॉर्म आईजीजी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल, मतलब क्या है कि बी सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है ना, स्टिमुलेट हो जाता है किसी भी मतलब स्टिमुलेट हो जाएगा, फिर क्या होगा कि मैच्योर होगा। नॉर्मली क्या होता है, बी सेल बनाती हैं हमारी प्लाज्मा सेल, मतलब प्लाज्मा सेल बनाएंगी और फिर वो क्या बनाएंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हमें इतना याद रखना है, तो इसमें यही बोल रहा है वो, ठीक है। अब क्या है, अब है ना, प्लाज्मा सेल में कोई डिसऑर्डर हो गया, कोई डिफेक्ट हो गया, कोई डिसीज हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, जो कंट्रोल है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, ये फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। अब इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो ये जो आराम से चल रही थी, तो ये जो साइकिल चल रही थी आराम से, तो अब इसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी, तो वो कंट्रोल इसमें खो जाता है, ठीक है। जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है, जब वही अपना कंट्रोल खो देगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डेट अपीयर इन ब्लड एंड यूरिन, ठीक है। तो क्या है, अब वही है कि मैंने यही बोला कि अगर 10 चीज़ की ज़रूरत है, किसी मतलब किसी काम में हमें 10 लोगों की ज़रूरत है, या फिर हमें 10 इम्यूनोग्लोबुलिन बनानी है, उसकी जगह 20 बनने लग जाएँ, लेकिन बाइंडिंग साइट 5 ही हैं, तो मतलब 10 बाइंडिंग साइट हैं, ठीक है, 10 लगा लेते हैं इसको। तो अब 20 बनने लगेंगी, तो 10 तो इससे जाके लग जाएँगी, बाइंड हो जाएँगी, लेकिन 10 जो रहेंगी वो खाली रहेंगी। तो वो फ्री लाइट चेन की तरह, जो फ्री इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो उसकी तरह रहेंगी, मतलब वो किसी से बाइंड ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। जब बाइंड ही नहीं कर पाएँगी, तो हम उनको बोलेंगे फ्री लाइट चेन, है ना? फ्री लाइट चेन बोलेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे मोनोक्लोनल, है ना? तो मोनोक्लोनल बोलेंगे, और ये जो फ्री लाइट चेन है, वो ना यूरिन में भी मिलेंगी हमको और ब्लड में भी मिलेंगी। तो ये यूरिन में भी पास होंगी, जो जिसकी वजह से डिसीज़ेज़ होती हैं, है ना? तो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस चल रहा होता है, फिर इस पे वो कंट्रोल नहीं रहता, और फिर वो अबनॉर्मल प्रोडक्शन करती रहती है इम्यूनोग्लोबुलिन का, और वो फिर हमें ब्लड में भी मिलती हैं और यूरिन में भी मिलती हैं, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है तो। अब हम आते हैं मल्टीपल माइलोमा में, है ना? मल्टीफोकल मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल क्लोन ऑफ द सेल। मल्टीफोकल मतलब होता है कि है ना, कई जगह मिलने वाली, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल का मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो रहा है ना, और भी कई जगह मिल रहा है, और दैट इज़ डिराइव फ्रॉम सिंगल क्लोन ऑफ दी सेल, जिसको हम मोनोक्लोनल बोलेंगे, ठीक है। ये मोनोक्लोनल से ये सारी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो रहा है ना, वो सब हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। द ट्यूमर एंड इट्स प्रोडक्ट, मतलब ट्यूमर का जो प्रोडक्ट है, एम कंपोनेंट, मतलब एम प्रोटीन और होस्ट रिस्पॉन्स और एम प्रोटीन का जो इंटरेक्शन है, वो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर करता है, ठीक है, जो कि है ना ऑशियस और एक्स्ट्रा ऑशियस मैनिफेस्टेशन, मतलब वही है कि अभी हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि है ना, जब एम कंपोनेंट मतलब एम प्रोटीन, जो कि आपको पता ही है, पहले बता चुके, ठीक है, और होस्ट रिस्पॉन्स, मतलब ये जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे, तो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर जो हमने अभी ग्रुप पढ़ा है, ठीक है, उनमें से एक डिसीज़ होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि ऑशियस मतलब बोनी और नॉन बोनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, वो हम क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे, मतलब आप इसको मतलब पढ़ने को पढ़ लीजिए, वो अभी आपको पैथोलॉजी में समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है।
इंसिडेंस में क्या है कि है ना हम देखेंगे सबसे ज़्यादा अफेक्ट एल्डर पीपल्स होते हैं, ठीक है? ये एज के साथ इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है? हाईएस्ट इंसिडेंट मतलब पीक पे कौन से मिलेंगे? 5 टू 6 डिकेड वाले लोग मिलेंगे। रेयर जो होंगे वो एज 40 वाले लोग होंगे, अंडर द एज ऑफ 40, ठीक है? कॉमन इन मेल दैन फीमेल, मेल में ज़्यादा मिलेगा ये। अब हम आ जाते हैं ईटियोलॉजी पे। देखिए वैसे तो ये अननोन है, मतलब इसका कोई कॉज़ हमें पता नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी फिर भी मानी जाती हैं कि है ना कुछ चीज़ें इसको ट्रिगर कर रही हैं। मतलब इसके स्टिमुलेशन से ये मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जैसे पहले तो हम एक लाइन पढ़ लेते हैं मल्टी मल्टी वो जो माइलोमा है इज़ अ मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल। जो बी सेल का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रहा है इसमें, जो कि मोनोक्लोनली हो रहा है। मतलब मोनोक्लोनली मतलब जब है ना जब इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा बनेंगी तो है ना उसमें एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाएँगी तो कुछ फ्री लाइट चेन भी बन जाएँगी, फ्री चेन बन जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन चेन, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्लोनली। अब इसमें माना गया है कि रेडिएशन के कंटीन्यूअस एक्सपोज़र के आने से मतलब कंटीन्यूअस एक्सपोज़र में होने से मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। लार्ज डोज़ एक्सपोज़र टू रेडिएशन विद लॉन्ग लेटेंट पीरियड, मतलब वो लेटेंटली मतलब वो बहुत टाइम तक बॉडी में रह सकता है, ठीक है? बहुत टाइम से अगर हम रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो हमें मल्टीपल माइलोमा के पूरे-पूरे चांसेस हो सकते हैं। सीन इन सर्वाइवर ऑफ न्यूक्लियर अटैक इन वर्ल्ड वॉर सेकंड डेवलप माइलोमा अबाउट 20 ईयर लेटर। मतलब क्या है कि हमें देखा गया है कि जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में सर्वाइवर था, उसमें माइलोमा डेवलप हुआ कम से कम 20 साल बाद, ठीक है? तो वो रेडिएशन से एक्सपोज़ हुआ था, ठीक है? एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, तो इसमें क्या है हायर इंसिडेंस इन ब्लैक, मतलब जो ब्लैक पीपल्स हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र जो कि है ना केमिकल वगैरह से ज़्यादा एक्सपोज़ होते हैं, ठीक है? जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑक्यूपेशन सच एज़ फार्मर, वुड वर्कर, लेदर, है ना? ये ज़्यादा प्रोन होते हैं, है ना? मल्टीपल माइलोमा के, क्योंकि केमिकल्स वगैरह से वो कंटीन्यूअस एक्सपोज़ होते रहते हैं। कैरियोटाइपिक एब्नॉर्मैलिटी, आपको जीन म्यूटेशन आ जाए, अल्टरेशन हो जाए, ठीक है? तो उसमें उसके भी पूरे-पूरे चांसेस होते हैं कि वो ट्रिगर हो जाए। क्रोमोसोमल अल्टरेशन, इसमें अल्टरेशन हो जाता है ना? क्रोमोसोम का जैसे ट्रांसलोकेशन हो जाए ऑफ 11 मतलब जो क्रोमोसोम है 11, 14 और Q13, Q32, है ना? और ट्रांसलोकेशन हो जाए 414 P16 Q32 में, या डिलीशन हो जाए जीन का 13Q जीन का, ठीक है? जो ट्रांसलोकेशन है मतलब अगर ये क्रोमोसोम का मतलब ऑल्ट्रेशन हो गया है, मतलब गड़बड़ हो गई है, इधर की जीन इधर हो गई है, तो उससे क्या होगा, जो एडिशन मॉलिक्यूल हैं मतलब इनका भी बहुत रोल होता है। जब हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ाया था तो इनका रोल भी पढ़ाया था, ठीक है? जो एडिशन मॉलिक्यूल हैं वो ना वो जिस तरीके से अपना फंक्शन कर रहे होते हैं वो फिर वो वैसा फंक्शन नहीं करेंगे। अब हमारी बॉडी में गड़बड़ी आ गई है तो वो कहीं न कहीं तो हमें उसका अफेक्ट शो होगा, ठीक है? तो क्या है कि एडिशन मॉलिक्यूल है तो उनका जो फंक्शन था वो उनका फंक्शन उल्टा हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है? ट्रांसलोकेशन ऑल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल। एडिशन मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल है इंटीग्रिन, ठीक है? अब ऑन्कोजीन और एंटी ऑन्कोजीन ये भी एक इटियोलॉजी है जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो सकता है। मतलब क्या है कि है ना ये ट्यूमर सप्रेसिंग जीन हो या फिर ग्रोथ प्रमोटिंग जीन हो तो उनका ओवर प्रोडक्शन या फिर म्यूटेशन हो सकता है। तो ओवर एक्सप्रेशन या फिर कहीं ओवर प्रोडक्शन ऑफ MYG या फिर RAS जीन जो कि है ना ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन है। मतलब वैसे तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग है ही, लेकिन अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन और हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो और ज़्यादा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है? ग्रोथ और ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है? तो अब म्यूटेशन हो जाए P53 या फिर RB जीन में, है ना? तो ये कौन सी जीन है? P53 RB जीन, ये सप्रेसिंग एंटी ऑन्कोजीन है। तो इसका भी हो जाए तो भी ये ट्यूमर कॉज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये माना गया है कि हाँ, मल्टीपल माइलोमा के चांसेस हो सकते हैं। अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस पे। देखिए कुछ जो कि हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े या फिर ट्रांसलोकेशन की वजह से देयर इज़ ऑल्ट्रेशन इन एक्सप्रेशन ऑफ एडिजन मॉलिक्यूल। तो ट्रांसलोकेशन या फिर किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो सकता है कि जो एडिजन मॉलिक्यूल हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेंगे और वो उसको बोलेंगे कि ऑल्ट्रेशन हो गया, मतलब वो अपना उल्टा काम करेंगे। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल इंट्रैक्ट मोर रेडिली मैरोस्ट्रोमल सेल। मतलब क्या है कि जो और आसपास की सेल हैं तो
मतलब प्लाज़्मा सेल तो अब मैलिग्नेंट हो ही गई, मतलब वो डिफेक्टिव थी, अब वो नियोप्लाज़्मिक भी हो गई, है ना? तो क्या होंगी, जो प्लाज़्मा सेल हैं वो और स्ट्रोमल सेल से जाके इंटरैक्ट करेंगी, मतलब अब आके बाइंड करेंगी, है ना? स्ट्रोमल सेल मतलब और भी जो सेल होती हैं आस-पास उनसे, ठीक है? जो प्लाज़्मा सेल अब बाइंड करी बोन मैरो स्ट्रोमल सेल से विद एडिजन मॉलिक्यूल, ठीक है? ये प्लाज़्मा सेल हो गई, ये एडिजन मॉलिक्यूल हो गया, स्ट्रोमल सेल हो गई। तो ये जाके इंटरैक्ट करें, तो क्या होगा इसकी वजह से, एडिजन मीडिएटेड सिग्नलिंग, मतलब अब एडिजन होगा, मतलब चिपकने के बाद जो भी अब सिग्नल पास होंगे, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा कि है ना, साइटोकाइन का प्रोडक्शन होगा। साइटोकाइन के प्रोडक्शन से क्या होता है, साइटोकाइन से रिलीज़ होने वाले फिर और भी मॉलिक्यूल और भी केमिकल्स निकलेंगे, ठीक है? तो साइटोकाइन का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद साइटोकाइन ने इनको रिलीज़ कराया, तो वो कौन-कौन है? IL-1, लिम्फोटॉक्सिन, मैक्रोफेजेस, TNF अल्फ़ा, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर, मतलब IL-1, इंटरल्यूकिन-1, लिम्फोटॉक्सिन, ये सब रिलीज़ होंगे ज़्यादा अमाउंट में, और क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर, मतलब बोन पे इफ़ेक्ट डाल रहा है ये, है ना? बोन ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन का डिस्ट्रक्शन होना। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर मतलब बोन के डिस्ट्रक्शन करने वाले और भी फैक्टर रिलीज़ होंगे और बोनी डिस्ट्रक्शन होगा। इंटरल्यूकिन-6, ये क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल पाथवे, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन होगा। मतलब क्या है, सेल साइकिल पाथवे जो कि है ना, सेल साइकिल बनती है ना, मतलब जो सेल बनती है वो साइकिल को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से मतलब सेल ज़्यादा बनेगी और प्रोलिफरेशन हो जाएगा, और सर्वाइवल ऑफ ट्यूमर सेल, मतलब ट्यूमर सेल का प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा और वो जल्दी-जल्दी और बनते जाएँगे, ठीक है, सेल्स। IL-6 और क्या कराता है, इंक्रीज़ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है? तो वो प्रोटीन और बनाएगा, है ना? और क्या कराता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में क्या होता है, प्रोटीन और बनती हैं, जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और दूसरी ट्यूमर सेल का, ठीक है? अगर हमें IL-6 ज़्यादा मिल रहा है, इंटरल्यूकिन-6 ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी ज़्यादा होगा, और ये है ना, और ट्यूमर सेल से रिज़ेम्बल करता है, ठीक है? और क्या है, ये एंटी एपोप्टोटिक पाथवे भी इंक्रीज़ करता है ना? तो एंटी एपोप्टोटिक पाथवे इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो सेल होगी वो कभी मर ही नहीं सकेगी और वो सर्वाइव भी कर जाएगी, ठीक है? तो सर्वाइवल का मतलब हमें यहाँ से इससे मतलब है, ठीक है? तो ये पैथोजेनेसिस तक है, इसके आगे हम क्लिनिकल फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें प्लीज़ बताते रहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके लिए लाने हैं, क्योंकि सारे टॉपिक मतलब शायद नहीं पॉसिबल हो पाएँगे, क्योंकि शायद टाइम नहीं है इतना, है ना? तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमें कमेंट में बताते रहिए कि आपको कौन-कौन से टॉपिक चाहिए, तो होपफुली हम उन्हें जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप WBC डिसऑर्डर हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल फीचर्स और इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर और डायग्नोसिस करेंगे। थैंक यू।